Hello students, welcome to Northern Point. Today we are going to discuss about the first chapter of class 11th NCERT Mathematics, that is sets. तो सेट को पढ़ने से पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसका बहुत ही ज़्यादा यूज है सेट में। ठीक है, 9th और 10th क्लास में आप लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके होंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे कि क्या क्या पढ़े थे और उनका नोटेशन क्या क्या होता है। ठीक है, नोटेशन बहुत ही जरूरी है, उसे हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि वो डायरेक्ट यूज होगा सेट्स में। ठीक है, तो देखते हैं नंबर हमारा कैसा होता है। दो टाइप का हो सकता है नंबर, या तो रियल होगा या तो इमेजिनरी होगा। रियल और दूसरा इमेजिनरी। रियल नंबर के बारे में तो पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है? दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं रियल नंबर होते हैं। इसे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, नोटेशन याद रखना है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है इसके बारे में तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन जान लीजिए क्या है। रूट में कोई भी निगेटिव वैल्यू है तो उसे क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इमेजिनरी नंबर के बारे में, तो वो टेंशन नहीं है। ठीक, उसके बाद क्या है, रियल नंबर को हम फर्दर डिवाइड किए थे, ये भी पढ़े हुए हैं। रियल नंबर कैसा कैसा हो सकता है, या तो इरेशनल होगा या तो रेशनल हो सकता है। ठीक, तो ये दो टाइप का है हमारा, इरेशनल एंड रेशनल। रेशनल के बारे में तो डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन इरेशनल क्या है? इरेशनल के बारे में भी पढ़े हैं क्या? दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी expressed in the form of p by q where p and q are integer and q is not equal to 0. and rational क्या कहते हैं? those numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0. वो rational था। तो irrational का एग्जांपल क्या हो सकता है? ये भी पढ़े हैं कि डेसिमल एक्सप्रेशन जो भी होता है, रेशनल और इरेशनल दोनों का पढ़े हैं। क्या होता है? इरेशनल का जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। तो कोई एग्जांपल ले लेते हैं। क्या? 1.0100100001। तो ये क्या है? ऐसे ही बढ़ता जाएगा, ना तो टर्मिनेट होगा कहीं पर और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये क्या है? एग्जांपल है इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? p से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा है रेशनल नंबर, इसके बारे में पढ़े हुए हैं। इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होगा? या तो इंटीजर हो सकता है या तो कोई फ्रैक्शन होगा, यानी p by q के फॉर्म का। और जो p by q के फॉर्म का होगा उसे हम डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होगा? या तो कोई इंटीजर होगा, कोई इंटीग्रल वैल्यू होगा, या तो नॉन इंटीग्रल होगा। ठीक, नॉन इंटीग्रल क्या होगा? फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सप्रेशन दो टाइप का होता था रेशनल वाले में। क्या क्या होता था? ये भी पढ़े हुए हैं। एक तो टर्मिनेटिंग होता था, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता था। टर्मिनेटिंग 1.25 एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, टर्मिनेटिंग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक क्या है हमारा? टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या? 1.25। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? 1.25 क्या लिखा हुआ है? ये 5/4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल हो गया। फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, ये तो इंटरचेंज करने आता है आप लोग को। ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग में क्या हो सकता है? 1.3333 डॉट डॉट डॉट। ये कहीं टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है लेकिन रिपीट कर रहा है। 333 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है। तो ये एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग का। इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, 12/9। ठीक है, यही है। इसी को अगर डेसिमल में फिर से चेंज करेंगे तो 1.333 हो जाएगा। ठीक,
दूसरी तरफ है हमारा इंटीग्रल। अच्छा, इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर कैसा हो सकता है? या तो निगेटिव इंटीजर हो या तो पॉजिटिव इंटीजर हो, और दोनों के बीच वाला क्या? या तो जीरो हो। तो इसको भी तीन तरह से बांटते हैं हम, क्या? निगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और तीसरा क्या है हमारा? जी। निगेटिव इंटीजर को कैसे डिनोट करते हैं? जेड माइनस से, जेड माइनस से, और पॉजिटिव इंटीजर को जेड प्लस से। जीरो को तो जीरो ही लिखते हैं, इसके बारे में क्या है? अब देखिए, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा हुआ आता है कि नॉन निगेटिव इंटीजर या नॉन पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है? नॉन निगेटिव का मतलब निगेटिव ना हो, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और जीरो, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर। ये क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर। ऐसे ही निगेटिव इंटीजर और जीरो को मिलाकर क्या कहेंगे? नॉन पॉजिटिव इंटीजर कह सकते हैं। ये क्या है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक। नॉन निगेटिव इंटीजर क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे तक। अब जो नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसे और भी दो तरीके से क्या कह सकते हैं हम, कि या तो नेचुरल नंबर होंगे या तो होल नंबर होंगे। ठीक है, नेचुरल या तो होल नंबर होंगे। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से और होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ये भी पता है, लेकिन जान लीजिए क्या होता है। नेचुरल नंबर ऑल काउंटेबल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्या कहते हैं उसे? नेचुरल नंबर। और होल नंबर ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को नेचुरल नंबर में अगर इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? होल नंबर हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं? नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 सारे नंबर, और होल नंबर जीरो से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये हो गया होल नंबर। तो इतना चीज जान गए। अब कुछ और होते हैं इसके अलावा, क्या? एक होता है इवन नंबर, एक होता है ऑड नंबर। इवन ऑड क्या होता है? इधर देख लेते हैं। इवन ऑड, इवन ऑड। इवन नंबर क्या होता है? दोज नंबर्स विच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2। जो नंबर दो के इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो दो के इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। पता ही आप लोगों को, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, इतना ही होता है डिटेल में जान। 0 2 4 6 8 10, ये सब क्या है? इवन नंबर। और 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है? ऑड नंबर। ठीक, इवन नंबर और ऑड नंबर हो गया हमारा। अब और एक नंबर की कैटेगरी है हमारे पास, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? क्या होता है प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिनका केवल दो फैक्टर हो, दोज नंबर्स which have only two factor, first is 1 and the second one is itself। ऐसे नंबर जिनका दो फैक्टर हो, एक तो 1 दूसरा वो नंबर खुद हो, तो उन्हें प्राइम नंबर कहेंगे। और कंपोजिट नंबर दोज नंबर्स which have more than two factor, जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा प्राइम नंबर का? 3 5 7 11 13। क्या 2 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है?
2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? 2 के ओनली 2 फैक्टर है। कौन कौन? एक तो 1 और दूसरा 2 इटसेल्फ, इसलिए 2 क्या होगा, प्राइम नंबर होता है। ठीक है। कंपोजिट नंबर 2 3 प्राइम कंपोजिट क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अच्छा, 1 ना तो इसमें आया ना तो इसमें आया, 1 को ना तो प्राइम ना तो कंपोजिट किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। ठीक है। एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, 2 इवन है, बाकी सारे क्या है, ऑड है। तो क्या कह सकते हैं, 2 is the only even number which is prime। 2 ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है। ठीक, या ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। और कंपोजिट नंबर तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो नंबर सिस्टम के बारे में इतना हम सीख चुके हैं। और जिसका जिसका नोटेशन लिखे हैं वो हमेशा याद रखना है, रियल नंबर का, इरेशनल नंबर का, रेशनल नंबर का, इंटीजर का, पॉजिटिव इंटीजर का, नेगेटिव इंटीजर का, होल नंबर का और नेचुरल नंबर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, दैट इज सेट। मेन टॉपिक है हमारा सेट्स। सेट क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट is a well defined collection of objects। ठीक है। यहां पे जो टर्म यूज हुआ है वेल डिफाइंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब किसी एक लोग के लिए अलग कलेक्शन और किसी दूसरे लोग के लिए अलग कलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। पहले ये इसका मतलब क्या है, कलेक्शन शुड नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है। कलेक्शन ऑफ टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। मान लेते हैं किसी क्लास में 2 स्टूडेंट्स हैं, रोहन और मोहन। तो दोनों को कलेक्शन बनाना है किसका, टॉप 5 प्लेयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का कलेक्शन डिफर करे, सेम भी हो सकता है बाई चांस, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोनों का कलेक्शन डिफर करे, अलग हो। ऐसा हो सकता है कि रोहन को बैट्समैन ज्यादा पसंद हो और मोहन को बॉलर्स पसंद हो। तो इसके लिए कलेक्शन क्या हो सकता है, अगर इसे बैट्समैन पसंद है तो ये कहेगा कि सर मेरे लिए तो कलेक्शन होगा रोहित और धवन, राहुल, धोनी और विराट। और इसे बॉलर ज्यादा पसंद है तो ये कहेगा कि मेरे लिए तो सर भुवनेश्वर, बुमराह, हार्दिक और उमेश, सैन। ये कहेगा कि मेरे लिए ये कलेक्शन है। तो यहाँ पे ऐसा हम एग्जांपल लिए हैं जिसमें दोनों के लिए कलेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर सेट का एक एग्जांपल नहीं है, यानी कि ये एक सेट नहीं। तो सेट होगा कैसा, उसके लिए भी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है। क्या, कलेक्शन ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। देखते हैं।
collection of odd positive integer less than 10। ठीक है, अच्छा ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 रोहन लिख रहा है क्या? अच्छा एक बात ध्यान देना है कि हमेशा जो भी एलिमेंट्स लिखे जाते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है। चलिए ये लिखेगा 1 3 5 7 9। दूसरा मोहन क्या लिखेगा? क्या मोहन के लिए इंटीजर डिफर करेंगे या अलग होंगे इंटीजर? नहीं, उसके लिए भी तो सेम होंगे, वही होंगे 10 से कम ऑड, जो ऑड इंटीजर और पॉजिटिव होने चाहिए तो यही होंगे उसके लिए भी। क्या 1 3 5 7 9 उसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों के लिए ही क्या कलेक्शन वेरी नहीं किया, यानी कलेक्शन सेम है। तो वेल डिफाइंड का मतलब समझ में आ गया। वेल डिफाइंड क्या होता है कि कलेक्शन शुड नॉट वेरी, यानी कि इसमें कलेक्शन वेरी हो रहा है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसमें कलेक्शन वेरी नहीं हो रहा है तो ये क्या है, एक वेल डिफाइंड एग्जांपल है। तो अब हम आते हैं कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को हम दो टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखते हैं वो दो टाइप क्या क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, पहला है टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। ये क्या होता है, इसमें एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है और एलिमेंट्स शुड बी सेपरेटेड बाय कॉमास। जैसे कि पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल था हमारा, सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 ले लेते हैं वही एग्जांपल। सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, ये ठीक है, एग्जांपल लिए। तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर और इसके एलिमेंट्स को कॉमा द्वारा सेपरेट करके लिखते हैं, यानी कि 1 3 5 7 9। ठीक है, पीछे भी ऐसा ही लिखे थे लेकिन बताया नहीं थे, इसी को कहते हैं क्या, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म, और इसे किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये आगे प्रॉपर्टी ऑफ सेट में बताएंगे कि किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा रोस्टर फॉर्म, सेट के रिप्रेजेंटेशन। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, ये जो लाइन लिखा हुआ है एक्चुअली में यही सेट बिल्डर फॉर्म होता है, लेकिन उसको लिखने का एक तरीका होता है। कैसे लिखते हैं, अच्छा यहां पे क्या लिखा हुआ है, सेट बिल्डर, यानी कि सेट को बिल्ड करने वाला फॉर्म। इसी लाइन को पढ़ के तो हम सेट बना रहे थे, तो एक्चुअली में यही जो लाइन है वही सेट बिल्डर फॉर्म है, लेकिन कैसे लिखते हैं उसे, सेट बिल्डर फॉर्म को कर्ली ब्रेसेस के अंदर x फिर कॉलन फिर px। इसका मतलब क्या है बताते हैं, इसका मतलब क्या है, ये कॉलन है, इसे क्या पढ़ते हैं, इसे सच दैट पढ़ते हैं। ठीक है, और यहां पे x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x रिप्रेजेंट्स
ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, और px रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट, दैट सेट, यानी जो सेट दिया गया है, ठीक है। तो अभी तो ये ऐसे लिखा जाता है, लेकिन तरीका क्या है, मान लेते हैं इसी सेट को लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, x क्या है ये, सच दैट x is an odd positive integer less than 10। तो ये हमारा है प्रॉपर मेथड रिप्रेजेंट करने का, क्या, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमने क्या देखा, टू फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, सेट्स, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सेट्स। इरेज करने से पहले आप नोट कर लिया करिए, अगर आपको नोट करना है तो। प्रॉपर्टीज ऑफ सेट, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारा, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स ऑफ अ सेट आर सिनोनिम्स। इसका मतलब क्या है, लिख नहीं रहे हैं, बोल दिए तो आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो, ठीक है। कोई सेट लिखा है, जैसे पिछला एग्जांपल ले लेते हैं, 1 3 5 7 9 ये लिखा हुआ, तो जो भी अंदर नंबर्स लिखे गए हैं उन्हें क्या हम कहते हैं, एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट, ठीक है। जो भी सेट के अंदर ये नंबर्स लिखे गए हैं, यहाँ पे नंबर है और भी कुछ हो सकता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या मेंबर कहते हैं। लेकिन जनरली जो हम वर्ड यूज करेंगे इनके लिए, एलिमेंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है, जनरली अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। अभी पीछे बताए थे सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसे लिखने की जरूरत नहीं है, जनरली अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये क्या है, लिख देते हैं इसे, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर represented by small letters। किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर लेटर्स हैं तो उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक सेट हमको लिखना है क्या, वॉवेल्स का सेट एक लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसमें स्मॉल लेटर्स लिखे, तो जनरली सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, सॉरी सेट के एलिमेंट्स को लिखने के लिए स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फोर्थ पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। क्या है बिलोंग्स टू का मतलब, इरेज करते हैं ऊपर वाला। फोर्थ पॉइंट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू।
जैसे ये देख लेते हैं, ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें ए ई आई ओ यू सेट ए के क्या है, एलिमेंट्स है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, मान लीजिए इसमें से कोई एलिमेंट ले लेते हैं ई, तो ई ऐसा एक साइन और ए, इसे कैसे पढ़ते हैं, ई बिलोंग्स टू ए, यानी ई एक एलिमेंट है किसका, सेट ए का, या ऐसे भी पढ़ते हैं कि ई इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये क्या है, ये क्या लिखे हैं, ये ग्रीक साइन है क्या, एप्सिलॉन। ये तो साइन है, लेकिन इसे पढ़ते क्या है, इसी को पढ़ते हैं क्या, बिलोंग्स टू। ठीक है। अच्छा, अगर कोई सेट का, दिए गए सेट का एलिमेंट है तब तो उसे बिलोंग्स टू कह दिए, लेकिन अगर कोई एलिमेंट नहीं है उस सेट का तो कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसमें क्या, स्मॉल p मान लेते हैं इसमें नहीं है, तो कैसे लिखेंगे, स्मॉल p इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी स्मॉल p नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स। कोई भी एलिमेंट किसी सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, कैसे बताएंगे या कैसे दिखाएंगे, कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, इन रोस्टर फॉर्म एलिमेंट्स शुड नॉट बी रिपीटेड। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली एलिमेंट्स किस में लिखे जाते हैं, रोस्टर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, और उसमें एलिमेंट्स क्या, रिपीट नहीं करने चाहिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा बार नहीं लिखे जाने चाहिए। मतलब क्या है, एग्जांपल लेकर देखते हैं, एग्जांपल लेकर देखते हैं क्या, सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन द वर्ड स्कूल, सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड in the word school। ठीक है, सॉरी ये स्कूल क्या है, SCHOOL। इसे दो बातें आपको समझाएंगे इसलिए कैपिटल लिखा है। स्कूल वर्ड में जो लेटर्स यूज हैं उनसे हमको एक सेट बनाना है। ठीक है, तो सेट क्या बनेगा, SCHOOL, क्या यही बनेगा सेट, नहीं, अभी यही पॉइंट तो बोले हैं क्या, कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, तो ओ को एक ही बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा सेट। अच्छा, तो इसे हम कैपिटल क्यों लिखे, एक चीज नोट करना है, अभी हम क्या बताए हैं कि अगर लेटर्स है तो स्मॉल लेटर लिखना है, एलिमेंट्स अगर लेटर्स हैं तो उसे स्मॉल लेटर लिखना है। तो सर यहाँ पे तो कैपिटल लेटर लिख दिए, क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया था कैपिटल लेटर, स्कूल जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर में दिया था, तो उसी वर्ड के लेटर को तो लिखना था, तो जो लेटर दिए रहेंगे वही लिखेंगे, अपने से छोटा क्यों करें। ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया रहता, स्मॉल दिया रहता तो स्मॉल लिखते हैं, या फिर कहीं पर नहीं दिया है तब तो स्मॉल लिखेंगे। जैसे पिछला क्वेश्चन जब किए थे हम लोग तो क्या लिखे थे, वहां पे था कि हमको सिर्फ वोवेल्स का सेट बनाना था, सेट ऑफ वोवेल्स लिखना था, तो वहां पे तो नहीं था कि कैपिटल लिखना है कि स्मॉल लिखना है, तो वहां पे हम स्मॉल लिख दिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, दैट इज लास्ट पॉइंट। क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन रोस्टर फॉर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट is not important in roster form।
इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। एक एग्जाम्पल ले लिए, विषय जो लिखे थे सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो क्या होगा, मान लेते हैं दो बच्चे वही सोहन और मोहन। तो सोहन लिख रहा है अपना कि सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर, सोहन लिख रहा है कि 1 3 5 7 9, और दूसरा एक बच्चा है मोहन, वो लिख रहा है 1 7 3 5 9। तो किसका सही है? तो सर दोनों ने ही सही लिखा है। यही है हमारा 6th पॉइंट। एलिमेंट्स के ऑर्डर मैटर नहीं करते हैं। कोई भी एलिमेंट कहीं पर लिखा रहे, बस सारे एलिमेंट रहें उस सेट में, सारे एलिमेंट रहें, ठीक है। तो दोनों ही सेट क्या है, सही लिखे हुए हैं, यानी दोनों ही सेट क्या है, इक्वल। तो ये था हमारा 6th पॉइंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स याद रखना है, ये बहुत ही जरूरी है। आगे इनका यूज होगा या ये सब आपको याद रहेंगे तो वो आप ही को हेल्प करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही देखते हैं। अगले क्लास में हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है वो देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपका एक्सरसाइज हो सके, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।